हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज हम लोग 9 अप्रैल को 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द सिटीजन्स क्लाइमेट राइट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स के राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को रिकॉग्नाइज किया है अंडर आर्टिकल 21 एंड अंडर आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे कि 14 के अंदर इसे क्यों रिकॉग्नाइज किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंट अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन पास किया गया है एआई के रेगुलेशन के ऊपर। क्या क्या एस्पेक्ट कवर किए गए हैं, पूरी दुनिया में किस तरीके से एआई को रेगुलेट किया जा रहा है और इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है एआई को रेगुलेट करने के लिए, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है डुअल इमरजेंस ऑफ कीकाडस। इंसेक्ट स्पीसीज कीकाडस के बारे में समझेंगे। इसका डुअल इमरजेंस हो रहा है, रेयर साइटिंग है और इसको ध्यान रखना है, आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। ये आर्टिकल सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई होगी, आप मोर में क्लिक करेंगे, वहाँ लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सिर्फ सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द सिटीजन्स क्लाइमेट राइट्स। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के लिए यार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले भी यूपीएससी में आर्टिकल 21 के इन्फर राइट्स के बारे में पूछ चुका है। जैसे कि आपको राइट टू प्राइवेसी के बारे में आया था। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस में। अंडर विच आर्टिकल 21 हमने कल ही पढ़ा था। राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 रिकॉग्नाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस तरीके के कई सारे इन्फर राइट्स हैं। यहाँ पर जो है हम क्लाइमेट राइट्स के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट राइट्स से रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसे समझेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। हुआ क्या है पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द पीपल हैव अ राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो लोग हैं वो उनके पास अधिकार है अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे कि पॉल्यूशन हो रहा है तो लोग कहाँ जा सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सरकार के अगेंस्ट में और बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर रही है, आप कुछ करिए। ठीक, तो ये जो फंडामेंटल राइट है वो किसके अगेंस्ट में मिलता है आपको? जनरली स्टेट के अगेंस्ट में आप क्लेम करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। राइट टू एजुकेशन है। अगर मान लीजिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में है, अगर गवर्नमेंट आपको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है तो आप कहाँ जा सकते हैं क्लेम करने? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट जो है कोई रिट इशू करेगी जिसके बाद आपका ये राइट जो भी वायलेट हो रहे हैं उसको जो है प्रिजर्व किया जाएगा और आपको जो भी कहा गया है इस राइट के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। कौन? सरकार करेगी। तो स्टेट के अगेंस्ट में हम फंडामेंटल राइट क्लेम करते हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि लोगों के पास अधिकार है टू फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट हैं उससे फ्री रहने का अधिकार किसका है? लोगों का है। और सरकार को इसके लिए जो है क्या करना होगा? काम करना होगा ताकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम किया जा सके, लोगों को फ्री रखा जा सके, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। ये सारी चीज़ रिकॉग्नाइज कौन से आर्टिकल से की है? इन पर की है आर्टिकल 21 ऑब्वियस राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी और आर्टिकल 14। ये जो 14 है यार ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में 21 नहीं है 14 है तो आंसर 14 होगा। अब 14 अकेले अगर ऑप्शन में रहता है तो यहाँ तक पहुँच पाना लॉजिक से मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा। 21 तो हम पहुँच जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि 21 से बहुत सारे राइट्स इन्फर किए हैं, 21 को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया है, लेकिन 14 अंडर आर्टिकल 14 में ऐसे केसेस बहुत कम हैं। तो दिमाग भी लगाओगे तो 14 तक पहुँचोगे कि नहीं, मुश्किल है, इसलिए इसको रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कितने जज की बेंच थी और केस किससे रिलेटेड था। 3 जजेस की बेंच थी। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही अगर इस तरह की वर्डिक्ट आई है, तो इसके अलावा जस्टिस JP पर्डीवाला और मनोज मिश्रा
ये 2 जजेस और थे 3 जज की बेंच में। जो केस था वो किससे रिलेटेड था? कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक, तो जीआईबी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था रिसेंटली आर्टिकल्स में, जहाँ मैंने आपको सारा का सारा केस समझाया था जीआईबी से रिलेटेड, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी हमने बात की थी। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो इनिशियली जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ है वो बिजली के तारों में फंस के मर रहे थे। ऑलमोस्ट 150 इंडिविजुअल्स बचे हुए थे, ये सब मैंने आपको बताया था। और बिजली के तारों के कारण इनकी बहुत ज़्यादा जान जा रही थी। उसके बाद चूँकि सरकार कुछ काम नहीं कर रही थी, तो एक सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की गई। जो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की गई उसमें कहा गया कि इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, शेड्यूल 1 में आती है 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी। उन्होंने कहा कि जो भी बिजली के तार हैं ऊपर से जा रहे हैं उसको अंडरग्राउंड करने की ज़रूरत है और बर्ड डाइवर्टर्स लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो केंद्र सरकार है उसने रिसेंटली एक एफिडेविट फाइल किया था और उन्होंने कहा था कि जो बिजली के तार हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसे अंडरग्राउंड करना फिजिबल नहीं है। उसमें जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी और ये जो प्रोजेक्ट है ये अनसस्टेनेबल है फ्यूचर के लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान और गुजरात की। ठीक, राजस्थान और गुजरात में डेजर्ट नेशनल पार्क के अराउंड जीआईबी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, एफिडेविट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है वो 2021 का जो डिसीज़न है उसे दोबारा रिव्यू करेंगे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न को रिव्यू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस रूलिंग में, इसे देख लेते हैं। The apex court modified its April 2021 order giving direction for underground high voltage and low voltage power lines and directed expert to assess the feasibility of undergrounding power line in specific areas after considering factors such as terrain, population density, infrastructure requirement। 2021 का जो ऑर्डर था उसे मॉडिफाई कर दिया है, जिसमें अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज लाइंस की बात की गई थी। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक्सपर्ट हैं वो फिजिबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड पावर लाइंस को पहले चेक करेंगे। किसके हिसाब से देखेंगे? क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि टेरेन कैसा है वहाँ पर, है ना, प्लेन ग्राउंड है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रग्ड जो है टेरेन है, इस तरीके की चीज़ें चेक की जाएगी। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगेगी, कॉस्ट क्या क्या पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो है एक्सपर्ट को असेस करने के लिए कही गई है, डायरेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेसिकली जो रूलिंग है उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है दैट इट्स अर्लियर डायरेक्शन बिसाइड्स नॉट बीइंग फिजिबल टू इम्प्लीमेंट would also not result in achieving the stated purpose, that is the conservation of GIB। इनका जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो पिछले डायरेक्शन थे वो फिजिबल नहीं थे और वो डायरेक्शन अगर फिजिबल नहीं थे तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो मेन पर्पस है कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो यूनियन गवर्नमेंट का एफिडेविट था उस पर जो है थप्पा लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के द्वारा। ठीक, तो ये बेसिकली क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें तो कही, डायरेक्शंस वगैरह दिए, लेकिन एक और चीज़ की जो है क्लाइमेट राइट्स एक्सपांड किए हैं अंडर आर्टिकल 14 और 21। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ हैव द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 अर्लियर। आर्टिकल 21 किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहले इंटरप्रेट करती हुई आई है, किस तरीके से आपके राइट्स एक्सपांड किए गए हैं और अभी जो आपका जजमेंट दिया गया है, जो राइट रिकॉग्नाइज किया गया है, उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है कि आर्टिकल 21 हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया है कि जस्ट आप जी रहे हैं वो एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस नहीं है, डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस नहीं है। तो डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस के लिए आपको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी और उन सारी बेसिक चीज़ों को भी फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने 1980s के दशक में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 माना है। इसके अलावा राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ऐसे कई सारे राइट्स, राइट टू वाटर, है ना, राइट टू एक्सेस क्लीन वाटर, ये सारे राइट्स भी जो है एज अ फंडामेंटल राइट माना है, क्योंकि आपका मीनिंगफुल
और डिग्निफाइड जो लाइफ है आपकी, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो कब हो सकता है, जब आपको बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जा सके, है ना। अगर आप सिर्फ जी रहे हैं, एकदम बुरे हालत में हैं, तो वो बोलते हैं सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है, सिर्फ सांस लेने से कुछ नहीं होगा, बाकी चीज़ें भी होना चाहिए इंसान के पास, तभी तो वो अच्छी तरह जी पाएगा, डिग्निफाइड लाइफ जी पाएगा, अच्छी लाइफ जी पाएगा। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सपांड किया है, ठीक। और जो न्यू राइट्स हैं वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही एक्सपांड किए हैं, प्लस आर्टिकल 14 को भी इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। अब इसके इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। न्यू राइट्स कैन नॉट बी इमीडिएटली मटेरियलाइज और एक्सरसाइज बाय सिटीजन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो नए राइट्स दिए गए हैं वो तुरंत मटेरियलाइज हो जाएंगे या फिर इमीडिएटली आप जो है उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको एक्चुअली में मटेरियलाइज करने के लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाने की ज़रूरत है या फिर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या रूल्स रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, तभी इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, जब तक के पार्लियामेंट ने लॉ लेकर नहीं आया RTE का, राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट, तब तक इसे क्या नहीं कर सके, अपन मटेरियलाइज नहीं कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन उन्नी कृष्णा केस 1990 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन 2009 में जाके इसे मटेरियलाइज किया जा सका, जब जो पार्लियामेंट है उन्होंने इससे रिलेटेड लॉज बनाए, ठीक। लेकिन इसके बेनिफिट तो हैं। क्या बेनिफिट हैं? इसको रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम कहीं ना कहीं फोर्स कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि वो इससे रिलेटेड लॉज बनाए। कौन फोर्स कर सकता है? सिटीजन फोर्स कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया। चूँकि हम डेमोक्रेसी हैं, बाय एंड लार्ज डेमोक्रेसी हैं, तो अब ये सारी चीज़ें जो है आपके पब्लिक डिस्कोर्सर में आ जाएगी, एक नैरेटिव बनाया जा सकेगा, डिबेट्स होगी इन पे, ये सारी चीज़ें अब सेंटर स्टेज पे आ जाएंगी। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉग्निशन से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये पार्लियामेंट को नच कर सकते हैं, उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि आप लोग इससे रिलेटेड लॉज बनाइए। दूसरा क्या है, अगर आपका इस राइट का वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो, है ना। तो अगर ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अगेंस्ट में जो है आप वहाँ पर लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसका इम्प्लीकेशन होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस जजमेंट की, एक्सपांशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का एक्सपांशन क्यों किया गया है? राइट टू लाइफ का तो समझ में आता है कि डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए हमें क्लीन एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत है, और जो क्लाइमेट किसके कारण एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं उसे भी रोकने की ज़रूरत है, ये तो समझ में आता है। लेकिन आर्टिकल 14 क्यों? आर्टिकल 14 इसलिए क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस से रिलेटेड इश्यूज़ को अगर हमें रिजॉल्व करना है तो आर्टिकल 14 आ जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो क्या मतलब है? जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेवलप्ड कंट्रीज़। और कौन भुगत रहा है? डेवलपिंग कंट्री और लो डेवलप्ड कंट्रीज़, ये वनरेबल कंट्रीज़ हैं। भुगत कौन रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़। तो क्लाइमेट जस्टिस के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेवलप कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये इंटरनेशनल लेवल पर। अगर नेशनल लेवल पर बात करूँ तो रिच और पुअर के बीच में हो जाएगा, ठीक। रिच क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है। पॉल्यूशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिच। एसी यूज़ करते हैं, ठीक, उससे भी बहुत ज़्यादा आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। इसके अलावा आप देखें कि जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। तो रिच पीपल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और पुअर पीपल को इन सारी चीज़ों से भुगतना पड़ रहा है, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो क्लाइमेट जस्टिस नेशनल लेवल पर भी ज़रूरी है, और वो किसके अंदर आएगी? आर्टिकल 14 के अंदर आएगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहाँ पर लॉ के समक्ष सबको ही समान होना चाहिए, सेम सर्कमस्टांसेस में लॉ सेम लगना चाहिए। तो यहाँ पर क्लाइमेट जस्टिस को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। तो आर्टिकल 14 के अंदर इसे क्या किया है? एक्सपांड किया गया है। होपफुली लॉजिक थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, थोड़ा रट सकते हो तो रट लो, इससे ज़्यादा और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट जस्टिस से रिलेटेड चीज़ें अगर आती है तो आर्टिकल 14 जो है कहीं ना कहीं आ जाता है, उसका रोल जो है शुरू हो जाता है, बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके अलावा एक लेसर फ्लोरिकन के बारे में भी बात की गई है, ठीक। GIB प्लस लेसर फ्लोरिकन, इन दोनों को बचाने के लिए PIL लगाई गई थी। GIB के बारे में तो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेसर फ्लोरिकन के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 3 बस्टर्ड स्पीशीज़। अदर 2 कौन सी है? GIB है और दूसरी है बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन
की बात करो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और केवल 2 कंट्री में है, इंडिया और कंबोडिया में। इंडिया में जो है बंगाल रीजन, असम रीजन, यहाँ पर आपको बंगाल फ्लोरिकन दिखेंगे। तो टोटल 3 बस्टर्ड स्पीशीज़ है इंडिया में, GIV, बंगाल फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन, ये ध्यान रखना होगा आपको। इट इज़ ऑब्जर्व इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक, चूँकि ये भी गुजरात और राजस्थान में है इसलिए GIV के साथ इसे भी कंजर्व करने की बात की गई है। इट इज़ अ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, शेड्यूल 1 स्पीशीज़ एंड अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स। ठीक, अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स कन्वेंशन में ये स्पीशीज़ आती है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर है। बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो 2 स्पीशीज़ आपकी जो बस्टर्ड स्पीशीज़ है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और 1 स्पीशीज़ आपकी एंडेंजर्ड है। ठीक, ये प्लीज़ तीनों चीज़ याद रखेंगे। आपको हो सकता है तीनों स्पीशीज़ पूछ ले और पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 1, 2, 3 और ऑप्शन आ जाए ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3, ओनली 4। ठीक, ये आंसर या आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है, ये आर्टिकल पूरा क्लियर है, प्रीलिम्स आस्पेक्ट आपके क्लियर हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डिफरेंट अप्रोचेस टू AI रेगुलेशन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, GS2 में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, GS3 में भी आपको पूछा जा सकता है। इंडिया को गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से AI को रेगुलेट करना चाहिए उसके बारे में आपको सवाल आ सकता है, आप उसमें कुछ सजेशंस दे सकते हैं, या फिर आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और उसमें आपको पूछता है कि सजेस्ट सम मेजर टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आप यहाँ पर रेगुलेशन की बात करेंगे, जो इंडिया को रेगुलेशन करने की ज़रूरत है और वो रेगुलेशन कैसा होगा उसके बारे में भी बताएंगे, 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे, दूसरे कंट्रीज़ में जो रेगुलेशन हो रहा है उसका भी जिक्र करेंगे। इस तरीके से आप मेंस का आंसर लिख सकते हैं। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है यार, कई बार प्रीलिम्स में EU से रिलेटेड चीज़ें बड़ी पूछी जाती है। यूरोपियन यूनियन में अगर कोई एक्ट पास हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, उसका इम्पॉर्टेंस क्रॉस बॉर्डर है, तो ऐसे एक्ट आपको चीज़ें पूछ ली जाती है प्रीलिम्स में भी कि कौन सा एक्ट है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो EU में एक्ट है, UK में एक्ट है, चाइना में एक्ट पास हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और इससे जो है इंडिया गोइंग फॉरवर्ड क्या कर सकता है, क्या चीज़ें ले सकता है AI रेगुलेशन के लिए, क्या चीज़ें इंडिया को अवॉइड करनी चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। ठीक, तो डिफरेंट अप्रोचेस टू AI रेगुलेशन इस आर्टिकल को कवर किया जाएगा। आर्टिकल आया क्यों है ये देख लेते हैं। रिसेंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, स्पेशली उसके रेगुलेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत पेस के साथ बढ़ रही है, लेकिन इसके रेगुलेशन बहुत स्लो था। लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, वो बहुत जो है तेज़ी से इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पास हुआ है। इसके अलावा आपका यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है, चाइना की पार्लियामेंट वहाँ पर भी एक्ट बनाए गए हैं और UK में भी रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है, वहाँ पर भी रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है रेगुलेशन हो गया है। इंडिया में अभी तक की कोई एक्ट नहीं आया है, ना ही कोई बिल लाया गया है। इंडिया में अभी रेगुलेशन जो है बहुत ही नासेंट स्टेज पर है, एकदम इनिशियल स्टेज पे। ठीक, तो रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन पास हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई जो सारी कंट्रीज़ को रेगुलेशन करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। जो अडॉप्टेड रिजोल्यूशन है उसमें एक और चीज़ रिकॉग्नाइज की गई है कि अनएथिकल और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ AI सिस्टम इम्पीड कर सकते हैं प्रोग्रेस को, जो कि हम SDG के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 हम अचीव करना चाहते हैं। इसमें 17 टारगेट्स हैं और इन टारगेट्स को हम अचीव करने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का अनएथिकल यूज़ होता है, इम्प्रॉपर यूज़ होता है, तो हम SDGs को सफलतापूर्वक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इसे जो है ये गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि
इनइक्वालिटी की बात करते हैं, हम इनइक्वालिटी ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं लेट्स से। तो इनइक्वालिटी कम करने के लिए क्या होगा, आपको जो इनकम गैप है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके अनएथिकल यूज़ के कारण सिर्फ कुछ लोगों के पास ये मशीन की ओनरशिप रहेगी, बाकी लेबर फोर्स तो वैसे भी बाहर जा चुकी है जॉब से, उनकी तो जॉब वैसे भी चले जाना है, तो आने वाले टाइम में उनके पास जॉब नहीं है, तो इनकम गैप और बढ़ जाएगा, इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, पॉवर्टी हमारा क्या है, एसडीजी का गोल है। तो कहीं ना कहीं जो आपके गोल्स हैं, टारगेट हैं एसडीजी के अंदर, वो वीकन हो जाएंगे, वो बेसिकली अचीवेबल नहीं रहेंगे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है उसका इम्प्रॉपर यूज़ होता है और अनएथिकल यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकॉग्नाइज किस में की गई है, यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है जो कि अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट मेंशन किया है यूएन रिजोल्यूशन में, जो कि क्या है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द वर्कफोर्स। ये जो एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द वर्कफोर्स है, ये स्पेशली किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, डेवलपिंग एंड लो डेवलप्ड कंट्री के लिए। तो इन मार्केट में जहाँ पर लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा वनरेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के कारण, यहाँ पर जो है रेगुलेशन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो एआई सिस्टम है उसके इम्पैक्ट स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर पे किस तरीके से हो रहे हैं उसे असर्टेन करने की ज़रूरत है। किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को एआई सिस्टम, इसकी भी बातचीत की गई है। ओवरऑल देखें तो जो रिजोल्यूशन है वो किस पे लाइट डाल रहा है, फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, और किस तरीके से इसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें कोलोबरेटिव अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इन सारे एस्पेक्ट पर यूएन रिजोल्यूशन ने लाइट डाली हुई है, फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अलग अलग कंट्री ने किस तरीके से जो है कौन कौन सी अप्रोच अपनाई है। सबसे पहले ईयू की अप्रोच की बात करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीलिम्स में आ भी सकता है। रिसेंटली ईयू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्ट पास किया है और इनने जो अप्रोच अपनाई है वो है रिस्क बेस्ड अप्रोच। जो एक्ट है उसमें एआई सिस्टम को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, अनएक्सेप्टेबल रिस्क, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क और मिनिमल रिस्क। जो अनएक्सेप्टेबल रिस्क वाली कैटेगरी है इसके अंदर एब्सोलूट बैन लगा दिया गया है, आप एआई सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते अनएक्सेप्टेबल रिस्क वाली चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर लिस्टिंग कर दी गई है बेसिकली अनएक्सेप्टेबल जो रिस्क है उसमें कई सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए हैं, जैसे कि मास सर्वेलेंस। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज़ करके मास सर्वेलेंस कर रहे हैं तो वो यूरोपियन यूनियन में कम्प्लीटली बैन किया गया है। हालांकि जो एक्ट है उसने कुछ एग्जम्पशंस ज़रूर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आप जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या जुडिशियल अथॉरिटी है उनसे अथॉराइजेशन ले सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। अगर आपका अथॉराइजेशन मिल जाता है तो जो बैन एक्टिविटीज़ है उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अथॉराइजेशन की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से जो मिनिमल रिस्क है इसमें आपको किसी तरीके के रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आराम से यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी जैसी चीज़ों को भी इसके अंदर रेगुलेट किया गया है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो लैंडमार्क लेजिस्लेशन है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन किए गए हैं। पहला, जो कंप्लायंस बर्डन है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर डाल दिया है। हमने 4 कैटेगरी बना दी। अब अगर इसमें आप अनएक्सेप्टेबल चीज़ों को कर रहे हैं तो आप सीधे जेल जाएंगे, ठीक, और आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है अनएक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो कंप्लायंस बर्डन है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप के ऊपर डाल दिया गया है। इससे ये भी कहा जा रहा है कि जो बिजनेस और स्टार्टअप हैं वो फ्लोरिश नहीं हो पाएंगे, इनोवेशन नहीं हो पाएगा। तो ये इसका डाउन साइड है। ये जो है जनरली माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है रेगुलेशन करने की कोशिश की गई है यू के एआई एक्ट में, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्स हो जाएंगे, इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो चैट जीपीटी जनरेटिव एआई सिस्टम है उसको भी यहाँ पर प्रॉपरली क्या किया है, रेगुलेट किया है। तो ये 2 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एआई एक्ट की, यू की, ठीक। तो ये अपनी यू वाली अप्रोच हो गई, ये अप्रोच रिस्क बेस्ड अप्रोच है। चाइना के स्टैंड की बात करें तो चाइना का स्टैंड भी काफ़ी कुछ सिमिलर है यूरोपियन यूनियन से। यहाँ पर भी रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक। तो कंट्री ने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसे फेज वाइज रिलीज़ किया है
और ऑलमोस्ट 3 इशू एड्रेस किए हैं। कौन कौन से 3 इशू एड्रेस किए हैं? फर्स्ट है कंटेंट मॉडरेशन। रिसेंटली अगर आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी और और जो माइक्रोसॉफ्ट के आपके सीईओ हैं बिल गेट्स, इनका कॉन्वर्सेशन सुना होगा, तो मोदी जी बोल रहे थे कि जो भी एआई वाला कंटेंट है उसमें क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि ये जो कंटेंट है वो एआई जनरेटेड कंटेंट है, ताकि लोग जो है डिफरेंशिएट कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कंटेंट मॉडरेशन का मतलब यही होता है जिसमें हम कंटेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसमें जो भी कंटेंट बनेगा वो उसमें लिखा रहेगा कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। तो सबसे पहला जो इशू एड्रेस किया है चाइना ने वो है कंटेंट मॉडरेशन। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है वो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। इसमें जो मेन फोकस किया गया है वो है इन्फॉर्म कंसेंट पे। आपसे पहले कंसेंट ली जाएगी, उसी के बाद जो है आपका डेटा यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एल्गोरिथमिक गवर्नेंस। एल्गोरिथमिक गवर्नेंस का मतलब क्या है? इसमें जो फोकस होगा वो सिक्योरिटी और एथिक्स पे होगा। मान लीजिए कोई डेटा सेट है, उसमें आप कोई एल्गोरिदम चला रहे हैं, तो उसमें आपको एथिक्स का ध्यान रखना होगा, भाई मास सर्वेलेंस जैसी चीज़ों का। तो ये किसकी अप्रोच है? चाइना की। नेक्स्ट यूके के फ्रेमवर्क की बात करते हैं। इनकी जो अप्रोच है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है चाइना और यूके अप्रोच से। इन्होंने अडॉप्ट किया है प्रिंसिपल्ड एंड कंटेक्स्ट बेस्ड अप्रोच। इस अप्रोच में ये रिक्वायर किया गया है, ये मैंडेट किया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू पहले कंसल्टेशन करना उनके लिए मैंडेटरी है। उससे क्या होगा, जो रेगुलेटरी बॉडी है उनको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, नो हाउ जो है उनका डेवलप होगा और वो अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। तो यूके की जो अप्रोच है यहाँ पर रिस्क बेस्ड अप्रोच नहीं है। आप कुछ भी लाइए, अगर आपको सर्वेलेंस भी करना है तो आप हमसे जो है क्या करिए, मैंडेटरी कंसल्टेशन करिए और कंसल्ट करने के बाद जो है हमें बताइए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, और उसके बाद आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके यहाँ यूके का पर्पस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना और इसके इम्पैक्ट को कम करना, लेकिन यहाँ पर वो किसी तरीके से रोक नहीं रहे हैं। आप कुछ भी जो है अगर पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव से, तो आप कोई भी चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूके अडॉप्टेड अप्रोच। ठीक, तो ये जो अप्रोच है थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच है, लेकिन इसमें इनोवेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इसमें एआई सिस्टम ज़्यादा जो है फ्लोरिश हो सकते हैं, स्टार्टअप ज़्यादा फ्लोरिश हो सकते हैं और जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। ठीक, तो इंडिया को कि अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन होना चाहिए वो रिस्क बेस्ड अप्रोच और कंटेक्स्ट बेस्ड अप्रोच दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें रिस्क बेस्ड अप्रोच के अंदर बैन भी करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों में हमें इस तरीके की अप्रोच रखनी पड़ेगी कि केस बाय केस बेसिस पे आप क्या करें, प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट भी दें। अगर पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव कम है तो ओवरऑल जो है आप उस एआई सिस्टम को ग्रीन लाइट दें, उस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दें। तो ये जो हमारी अप्रोच होना चाहिए वो कहीं बीच में होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए। ठीक, क्यों होना चाहिए यार? इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा डीप टेक स्टार्टअप हो जाएंगे बाय 2030। ऑलरेडी इंडिया बहुत बड़े जो है कंज्यूमर है एआई टेक्नोलॉजी का। ठीक, हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ 130 करोड़ लोग अगर यूज़ करें चैट जीपीटी, समझ सकते हो, चलो 130 छोड़ दो, लेट से 18 साल से ऊपर के लोग 80 करोड़ हैं, उसमें भी आधे छोड़ दो जो बुजुर्ग हो गए हैं, तो 50 करोड़ जनता अभी भी अगर कंज्यूम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, तो सोचो इनकी डिमांड कितनी बढ़ सकती है। तो हम लोग क्या है, रिसीविंग एंड में हैं और हम लोग प्रोडक्शन वाले साइड में भी हैं। हमारे यहाँ 10,000 से अधिक डीप टेक एआई टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी स्टार्टअप हो जाएंगे बाय 2030। तो प्रोडक्शन साइड भी है, कंजम्पशन साइड भी है, तो हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी जनता को। हमें स्टार्टअप का भी ध्यान रखना पड़ेगा और जो कंज्यूमर हैं उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ लॉ होने वाले हैं वो बीच में होना चाहिए, जो स्टार्टअप को भी फ्लॉरिश करे और लोगों को भी प्रोटेक्ट करे। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इंडिया को रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा, आर्टिकल होगा। इंडिया की जो पोजीशन है अभी क्लियर नहीं हुई है, जल्द ही बिल आएगा, फिर एक्ट बनेगा, तब हम लोग इसमें और भी चीज़ें जो है पढ़ेंगे कि उसमें क्या कमी है और क्या जो है अच्छाई है। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है डुअल इमरजेंस ऑफ की कार्डर्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है।
ठीक, यहाँ पर एक इंसेक्ट स्पीशीज़ की बात की जा रही है जिसका नाम है कीकाडस। लोकस्ट स्पीशीज़ का नाम सुना है आपने, है ना, उसी तरीके की ये स्पीशीज़ है, बस उतनी हार्मफुल नहीं है। बात करते हैं, समझते हैं स्पीशीज़ के बारे में। सबसे पहले तो न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। इन अ रेयर ऑकरेंस 1 ट्रिलियन कीकाडस फ्रॉम 2 डिफरेंट ब्रूड्स आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन अपीयरिंग इन द मिड वेस्ट एंड साउथ ईस्ट रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट द एंड ऑफ अप्रैल। क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन कीकाडस 2 डिफरेंट ब्रूड्स से अपीयर होने वाले हैं यूएस में। 1 ट्रिलियन नंबर है इनका, 1 ट्रिलियन जो है इनकी तादाद हो सकती है, और ये एक रेयर ऑकरेंस है। रेयर ऑकरेंस क्यों है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 अलग अलग जो है ब्रूड के जो कीकाडस हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। कीकाडस बेसिकली एक तरीके से इंसेक्ट है ना, फ्लाइज इंसेक्ट है, और इसके रोल के बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक, इट इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस 1803 दैट द ब्रूड और द ग्रेट सदर्न ब्रूड एंड द नॉर्दर्न इलोनिस ब्रूड विल अपीयर टुगेदर इन एन इवेंट नोन एज डुअल इमर्जेंस। चूँकि 2 अलग अलग ब्रूड, ग्रेट सदर्न ब्रूड और नॉर्दर्न इलोनिस ब्रूड दोनों एक साथ अपीयर हो रहे हैं। कब, 1803 ईस्वी के बाद से, इसलिए इस इवेंट को डुअल इमरजेंस इवेंट कहा जा रहा है। रफली ये 16 स्टेट के एरिया को कवर करेंगे। ऑब्वियसली इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं तो बहुत बड़ा एरिया ये जो स्पीशीज़ होगी कवर करेगी। ये पीरियोडिकल कीकाडस है। ठीक, तो जो आपका इंसेक्ट है ये पीरियोडिकल है, इसका मतलब कुछ कुछ सालों में ये जो है अपीयर होते हैं। कुछ आपके एनुअल होते हैं जो कि बहुत कम तादाद में आते हैं। एनुअली आपके मार्च अप्रैल में ऐसे अपीयर होंगे कीकाडस और वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो पीरियोडिकल होते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। इंडिया में भी ये कीकाडस की जो है प्रजाति पाई जाती है, और 17 ईयर कीकाडस भी कहा जाता है उन्हें। ठीक, क्यों, क्योंकि हर 17 साल में दोबारा रीअपीयर होते हैं। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट है, कीकाडस कब अपीयर होते हैं। जनरली अप्रैल के एंड में ये अपीयर होते हैं, और इनके लिए जो टेम्परेचर है वो सही टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, प्लस रेनफॉल भी होनी ज़रूरी है। ठीक, सॉइल से अपीयर होते हैं। सॉइल के 6 इंच अंदर से ये जो कीड़े होते हैं ये ऊपर आते हैं, इसलिए थोड़ी रेनफॉल होना ज़रूरी है, और जो टेम्परेचर है वो भी सही होना चाहिए। ये बेसिकली इनके अपीयरेंस का समय होता है, जब थोड़ा पानी और टेम्परेचर अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ लॉन्ग विल डुअल इमरजेंस लास्ट। ज़्यादा समय तक नहीं जीते ये, मुश्किल से 1 महीने या सवा महीना, इतना ही इनका पीरियड होता है जीने का। इसके बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। लोकस्ट की तरह थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, आर कीकाडस डेंजरस? बिल्कुल नहीं, ना काटते हैं, बस आवाज़ें बहुत करते हैं, और आवाज़ बहुत इरिटेटिंग नॉइसेस करते हैं। हालांकि बहुत अच्छे फ्लायर नहीं होते, और लैंडर्स तो उससे भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसलिए जनरली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है जहाँ से ये निकलते हैं उससे ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाते, और वहीं कहीं जो है लैंड करके मर जाते हैं, है ना। और रोड्स में आपको देखने मिलेंगे जहाँ पर बहुत सारे कीकाडस पड़े रहेंगे और गाड़ियाँ उसके ऊपर से निकलेगी, तो ये ज़्यादा समय तक के जीते नहीं हैं, डेंजरस भी नहीं होते हैं। अब आप क्या इससे रिड ऑफ कर सकते हैं, किस तरीके से आप कीकाडस से बच सकते हैं? आप इससे नहीं बच सकते। अगर आपके प्लांट डेलिकेट हैं तो आप जो है नेट लगा सकते हैं अपने प्लांट को बचाने के लिए। हालांकि अगर हम इस बग की बात करें, इस इंसेक्ट की बात करें, तो इसके बहुत सारे बेनिफिशियल इम्पैक्ट भी होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। कैसे इम्पैक्ट होते हैं? जैसे कि ये आपके ट्री में होल कर देंगे, जहाँ पर ये होल करेंगे, है ना, वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, वो जो लीव्स है या वो स्टेम्स हैं वो वीक होती चली जाती है। अब चूंकि वो वीक होती चली जाएगी तो ये एक तरीके से नेचुरल प्रूनिंग है, आपकी शाखाएं ख़त्म होती जाएगी। अब वहाँ से नई शाखाएं आएंगी, और जब नेचुरल प्रूनिंग करते हैं हम लोग, कई बार पेड़ की कटिंग करते हैं ना, ताकि जो नई शाखाएं हैं उसमें नए फ्रूट्स आएँ और अच्छे फ्रूट्स आएँ और कई तादाद में फ्रूट्स आएँ। तो एक तरीके से ये जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो नेचुरल प्रूनिंग करते हैं, कटाई कर देते हैं, वीक कर देते हैं स्टेम्स को और लीव्स को, और वो धीरे धीरे पेड़ से अलग हो जाती है। उसके बाद नई शाखा आती है और बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा जिस ग्राउंड से निकलते हैं, है ना, सॉइल को फाड़ करके ऊपर आते हैं, तो एक तरीके से वहाँ पर ऑक्सीजन और एयर जाने की संभावना बढ़ जाती है सॉइल के अंदर। तो ऑब्वियसली जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर देते हैं। ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो भी आसान हो सकता है, क्योंकि पानी भी अंदर जा सकता है, सोख हो सकता है।
तो ये सब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इवन जब ये मर जाते हैं तो जो ट्रीज़ होते हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे। आप इससे गेट रिड नहीं कर सकते, जब जाएंगे तभी जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 महीने की बात होती है। थोड़ा सा परेशान करते हैं क्योंकि नॉइज़ बहुत इरिटेटिंग करते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, किकाडस के ऊपर आर्टिकल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। इंडिया में भी इनकी तादाद आपको देखने के लिए मिलेगी, इंडिया और नेपाल दोनों में। ठीक, होपफुली आर्टिकल क्लियर है। डेट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।